Welcome to my YouTube channel student. This is Opal October Commerce and Management. हम लोग इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे, उसकी क्लास नंबर ये 7 है और आज हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली डिमांड क्या होती है कि एक निश्चित प्राइस के ऊपर, एक सर्टेन प्राइस के ऊपर सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटी कोई व्यक्ति ख़रीदने का इच्छुक है और ख़रीदना चाहता भी है, यानी कि उसको नीड भी है, उसको विलिंगनेस भी है, तो उसको जनरली हम लोग डिमांड कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ टोटल डिमांड। जैसे कि यहाँ लिखा है डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जितने भी लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, वो उसकी टोटल डिमांड या समग्र मांग कह देते हैं या एग्रीगेट डिमांड कह देते हैं। और ये जो डिमांड है इसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर ईयर के अंदर, यानी एक साल के अंदर पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके की जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी टोटल लोगों ने कितनी डिमांड करी है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक तो जनरल प्राइस लेवल पर और एक इनकम के लेवल पर। ये दो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है प्राइजेस। प्राइजेस के साथ जो डिमांड का रिलेशन होता है वो होता है नेगेटिव। क्यों? जैसे ही किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम डिमांड की जाती है, लेकिन प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड को ज़्यादा जो है प्राइस कम होने पर उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा मांगा जाता है। तो जनरल प्राइस यानी प्राइस और क्वांटिटी का एक नेगेटिव रिलेशन होता है, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। तो जब हम इसको जनरल प्राइस लेवल पे डिस्कस करते हैं तो नेगेटिव रिलेशन होते हैं प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, इसलिए इनका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। जैसे अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे की तरफ को बन रहा है या लेफ्ट टू राइट बन रहा है, पैसे भी कह सकते हो। लेकिन जब हम इनकम के साथ एग्रीगेट डिमांड को देखते हैं तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट इनकम एंड डिमांड, यानी कि जैसे जैसे एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती चली जाएगी उसकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती रहेगी, उसकी इच्छाएं जो है और बढ़ती रहेंगी कि वो और चीज़ों को खरीद पाए। तो इसलिए इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड की तरफ होता है और जो है ये भी लेफ्ट टू राइट ही हुआ बेसिकली, बट ये अपवर्ड की तरफ हुआ। तो इन दो तरीके से एग्रीगेट डिमांड को स्टडी किया जाता है। एग्रीगेट डिमांड के बारे में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डिमांड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, कभी भी निल नहीं हो सकती, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आप जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं कमा रहे, यानी कि ज़ीरो इनकम है आपकी, लेकिन फिर भी आपको फूड चाहिए, चाहे आप वो चोरी करके खाएंगे, चाहे जो है किसी का छीन के खाएंगे, जो भी तरीका होगा, लेकिन जो बेसिक आवश्यकताएँ हैं या भीख मांग के खाना कुछ भी है वो व्यक्ति खाएगा। यानी कि इनकम के ज़ीरो होने पर डिमांड कभी भी ज़ीरो नहीं होती। डिमांड का कर्व हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है, चाहे व्यक्ति कुछ भी अर्न ना कर रहा हो फिर भी उसकी कोई ना कोई डिमांड होती है। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड नेवर भी ज़ीरो नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ इनकम और एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में मान लीजिए लोग 10,000 करोड़ डॉलर कमा रहे हैं और उतनी ही चीज़ों की वो डिमांड कर रहे हैं, तो ये जब दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब हमारी इनकम ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सेविंग देखने को हमें मिलती है। और अगर हमारी इनकम कम है और डिमांड ज़्यादा है तो ये माइनस सेविंग को देखने को हमें इकोनॉमी में मिलती है, यानी कि जितने मैं पैसे कमा नहीं रहा उससे भी ज़्यादा मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या होते हैं? इसका कहने का मतलब ये है कि जो डिमांड है वो बेसिकली कौन कौन सा सेक्टर करता है। तो आपको हमने पिछली क्लासेस में भी बताया था कि एक तो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, यानी कि जो एंड यूज़र है जो किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है केवल अपने डायरेक्ट पर्पसेस के लिए, डायरेक्ट यूज़ के लिए, उसको हम हाउस होल्ड कहते हैं। ऐसे प्रोड्यूसर भी कोई सामान को खरीदता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वो उसको यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाएगा और फिर वो उसको आगे रीसेल करेगा। यानी हाउस होल्ड वाला व्यक्ति तो सामान खरीद कर वो उसका एंड यूज़र है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो उसको एज अ इंटरमीडिएट गुड यूज़ करके उसको उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके सोसाइटी को फिर आगे कस्टमर को बेचेगा। तो प्रोड्यूसर भी एग्रीगेट डिमांड का हिस्सा है, हाउस होल्ड भी है। और गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग करती है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, अपने ऑफिसेज़ को, बिजनेसेस को, इंटरप्राइजेस को रन करने के लिए। एट लास्ट नेट एक्सपोर्ट, यानी कि जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं अगर हम उसको माइनस कर दें तो जो नेट एक्सपोर्ट आएगा वो भी एग्रीगेट डिमांड का हिस्सा है। अब एग्रीगेट डिमांड को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं, एक तो क्लोज इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में और एक ओपन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। क्लोज इकोनॉमी है जैसे कि मैंने यहाँ 4 बुलेट्स बनाए 1 2 3 4। अगर हम केवल अपनी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इंडिया की डिमांड देख रहे हैं,
तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम ये देखें कि हमारे प्रोडक्टों की विदेशों में डिमांड कितनी है, यानी कि विदेशों में हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड की जा रही है, यानी चौथा वाला एलिमेंट नेट एक्सपोर्ट भी ऐड कर दें तो वो हम उसको ओपन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। इसकी इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन। एग्रीगेट डिमांड का आपको समझ आना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड मतलब कंजप्शन, कंजप्शन कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर, प्लस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग कर रही है प्रोडक्ट्स के ऊपर, और उसमें प्लस कर देते हैं हम नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है ओपन और क्लोज इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे मैंने एक आपके लिए जो है शेड्यूल बनाया, उससे भी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि इनकम मेरी ज़ीरो है लेकिन फिर भी मेरी कंजप्शन कुछ होगी, ज़ीरो कभी कंजप्शन नहीं हो सकती, एग्रीगेट डिमांड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। और अगर मेरी इनकम ज़ीरो से बढ़कर 50 हो जाती है तो यहाँ पे मेरी जो है कंजप्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है। इनकम मेरी 50 से 100 हो जाती है तो मेरी जो कंजप्शन है वो भी 75 से 100 हो जाती है। अब मान के चल लेते हैं कि हर व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट 100, इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट सबकी 100 है। तो यहाँ पर पहले वाले केस में जब मेरी इनकम 0 है तब भी मेरी एग्रीगेट डिमांड 150 की है, जब मेरी इनकम 50 है तब भी मेरी एग्रीगेट डिमांड 175 की है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, अगर हम केवल दो सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी हाउस होल्ड और कंज्यूमर के, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई हमें क्या बताता है कि एग्रीगेट प्रोडक्शन कितना हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं ये देखूं कि कितना टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल है तो उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ की उपलब्धता कितनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई कुड बी जीरो व्हेन इनकम इज जीरो, एग्रीगेट डिमांड कुड नॉट बी सेम। एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो नहीं हो सकती इनकम के जीरो होने पर, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई जीरो हो सकती है इनकम के जीरो होने पर। अब इसका सीधा मतलब यह है कि जब आपके पास कुछ पैसे हैं नहीं तो आप प्रोडक्शन भी कुछ नहीं करोगे, आप बना भी नहीं सकते, आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते अगर आपके पास पैसे ही नहीं है। तो इनकम जीरो है तो एग्रीगेट डिमांड भी जीरो है। इनकम 20 होगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, इनकम 40 होगी एग्रीगेट डिमांड 40 होगी, यानी ये दोनों एक पैरेलल 45 डिग्री एंगल पर बढ़ते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे मेरी जो एग्रीगेट डिमांड है, सॉरी सप्लाई है, वो भी इंक्रीज होती रहती है। तो ये थे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आपको आपकी नोटेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। तो कंजप्शन और कंजप्शन तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, ये भी एक इक्वेशन बन सकती है। और कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट भी इनकम के बराबर होता है और कंजप्शन प्लस सेविंग भी इनकम के बराबर ही होता है, और इसीलिए एग्रीगेट डिमांड भी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो ये आपको इक्वेशन समझ आनी चाहिए। अब हमारे सिलेबस के अंदर जो है कंजप्शन फंक्शन का जिक्र कर रखा है, हम कंजप्शन फंक्शन समझेंगे फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन समझेंगे। दीज आर द एलिमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब कंजप्शन फंक्शन के बारे में कुछ बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखते हैं कंजप्शन और इनकम का, कि कैसे कैसे एक इंसान की जो है इनकम चेंज होने पर उसकी कंजप्शन पैटर्न भी चेंज होता रहता है। यानी कि जैसे जैसे वो अपनी इनकम बढ़ाता चला जाएगा, इनकम किसी व्यक्ति की इंक्रीज होती चली जाएगी तो उसका जो कंजप्शन है यानी कि चीज़ों को खरीदना है, यूज़ करना है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो आपके पास 4 टी-शर्ट हो सकती है, हो सकता है आप ज़्यादा पैसे कमाओगे तो आप ज़्यादा खर्चा करो, ज़्यादा महंगे कपड़े खरीदो, ज़्यादा महंगे जूते खरीदो, तो इनकम के बढ़ने पर कंजप्शन बढ़ जाती है। हालांकि इनकम के जीरो होने पर कंजप्शन कभी जीरो नहीं होती। ये सेकंड फर्स्ट लाइन के अंदर ये लिखा है देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन तो होगी ही होगी वेदर इनकम इज जीरो। एंड इनकम एंड कंजप्शन है पॉजिटिव रिलेशनशिप, दोनों बढ़ते हैं, हालांकि सेम डायरेक्शन में ना भी बढ़े लेकिन इनकम के बढ़ने पर कंजप्शन बढ़ती है। इंटायर इंक्रीज इन वाई नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। अब ये भी बात है कि जरूरी नहीं है कि मेरी इनकम 50,000 होगी, 50,000 है और मैं 2 रोटी खाता हूँ, और इनकम मेरी मान लीजिए 1 लाख होगी तो मैं 4 रोटी खाना स्टार्ट कर दूंगा। तो इनकम के प्रपोर्शन पर कंजप्शन जरूरी नहीं है कि सेम रेट पर बढ़े, कि अगर मेरी इनकम 10% इंक्रीज होगी तो मेरी कंजप्शन भी 10% इंक्रीज होगी। दिस इज नॉट द केस, इट हैपन ऑल द टाइम। तो इंक्रीज जरूर होगा लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम प्रपोर्शन में हो।
सम पार्ट ऑफ इनकम में भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति की इनकम बढ़ने पर जो है वो सेव करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि इस ग्राफ में दिखा रखा है, यहाँ पे मैंने सी बनाया, देखो कंजप्शन बनाया कि कंजप्शन 0 से स्टार्ट नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से की बजाय यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये एक ग्राफ बन रहा है हमारे पास। और इनकम का भी, इनकम मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं दैट इज एक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, हिंदी में सम विच्छेद बिंदु भी कहते हैं इसे। और जैसे मेरी इनकम ज़्यादा होगी कंजप्शन के कंपेयर में तो सेविंग्स होगी, और अगर मेरी कंजप्शन ज़्यादा है इनकम कम है तो माइनस में सेविंग होगी, यानी कि आप कहीं ना कहीं ऋण लेकर जो है चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। तो इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। इनकम 0 है फिर भी कंजप्शन 20 है, तो सेविंग क्या हुई माइनस में 20। इनकम मेरी 50 होगी तो कंजप्शन मैंने जो है, देखो इनकम मेरी 50 से बढ़ी लेकिन मेरी कंजप्शन 40 से बढ़ी, तो इसी तरीके से जो मेरी सेविंग है माइनस में 10 हुई। अगर मेरी इनकम 100 है और मैं 100 खर्च देता हूँ तो मेरी सेविंग हुई 0, और अगर मेरी इनकम जो है 150 हो जाती है और मेरी कंजप्शन 140 तो मेरी सेविंग होगी 10 रुपीज़ पॉजिटिव के अंदर। तो ये जो है एक शेड्यूल और ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको रिलेशनशिप कंजप्शन का एक्सप्लेन करा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर जो है आपसे जो है कुछ फार्मूला पूछा जा सकता है, कुछ मैथमेटिकली क्वेश्चन निकाला जा सकता है इस चैप्टर से, इस कॉन्सेप्ट से, जिसको हम एपीसी और एमपीसी कहते हैं। बेसिकली इट इज़ व्हाट, इट इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। तो अब इसको समझते हैं। एबीसी बताती है सी और वाई के बीच का रेशो, यानी कि मान लीजिए इनकम कोई व्यक्ति 1000 रुपये कमा रहा है और वो 500 रुपये खर्च देता है, तो हम बोलेंगे उसका 1/2 का रेशो है, यानी कि हर 2 रुपये कमाने पर वो 1 रुपया खर्चता है। तो ये जो रेशो मैंने निकाली इसको एपीसी बोलते हैं। एपीसी क्या है, इट इज़ अ रेशो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। और एमपीसी क्या है, एमपीसी बताती है कि अगर इनकम में चेंज होगा तो हमारी जो है कंजप्शन में कितना चेंज होगा, यानी डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई, या आप ऐसे बोल सकते हो चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। मान लीजिए इसी एग्जांपल के साथ अगर किसी व्यक्ति की इनकम जो है 1500 हो जाती है 1000 से, तो इनकम में कितना चेंज होगा 500 का, और उसकी जो कंजप्शन है वो 500 से 600 हो जाती है, तो यानी कि कंजप्शन में कितना चेंज हुआ 100 रुपये का। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 1/5 का रेशो मेरे पास निकल कर आया, यानी हर 5 रुपये एक्स्ट्रा कमाने पर वो 1 रुपये की कंजप्शन इंक्रीज करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो जहाँ भी मार्जिनल वर्ड आएगा देयर इज समथिंग इंक्रीमेंटल, यानी कि कुछ इंक्रीज हो रहा होगा, और उस इंक्रीज का दूसरा फिनोमिना के ऊपर हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं। अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आता है, अगर आप ये ग्राफ समझ गए, ये तालिका आप समझ गए, तो हाफ इज डन वाली बात हो जाएगी। तो इनकम मुझे दे रखी है 0, 50, 100, 200, 300, 400, ऐसे मुझे इनकम दे रखी है, और बता रहा कि इनकम 0 है तो मेरी कंजप्शन 50 है, इनकम 50 है तो मेरी कंजप्शन 75 है, एंड सो ऑन। अगर मैं चेंज इन इनकम देखूं तो इनकम पहले 50 थी, तो यहाँ तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो नीली हुआ। 50 से मेरी इनकम 75 होगी तो यानी कि 25 रुपये का चेंज है, 75 से 100 होगी तो 25 रुपये का चेंज है, और 100 से 150 होगी तो 50 रुपये का चेंज है। इस तरीके से पूरा तालिका बनाई गई है। अब इनकम का चेंज बताऊं तो 0 से मेरी इनकम कितनी होगी 50, तो 50 का चेंज है। 50 से मेरी इनकम होगी 100, तो 50 का चेंज है। 100 से मेरी इनकम होगी 200, तो 100 का चेंज है। अब आपको फार्मूला पता ही है एपीसी कैसे निकालते हैं, सी डिवाइड बाय वाई करके। तो सी डिवाइड बाय वाई ये मेरी कंजप्शन है और ये मेरी इनकम है। अगर 50 डिवाइड बाय आप 0 करोगे तो कुछ भी आंसर नहीं आने वाला, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर 75 डिवाइड बाय 50 करोगे तो 1.5 आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एपीसी निकल आएगी। एमपीसी कैसे निकालोगे आप, चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई, वो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। चेंज इन सी है 725 और डिवाइड कर देंगे 50 से, तो 0.5 आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो है कंजप्शन फंक्शन क्लियर कर दिया। आपको ये दो फार्मूले बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। अब हमारे पास है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन रिलेशनशिप बताता है इनकम और सेविंग के बीच में, कि इनकम के चेंज होने पर किसी व्यक्ति की सेविंग पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसके सेविंग्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे इनकम 0 है तो यहाँ पे कंजप्शन 20 है एक व्यक्ति की, यानी कमा कुछ भी नहीं रहा लेकिन खर्च 20 रुपये रहा है, तो सेविंग तो माइनस में 20 रुपये होगी। अगर उसकी इनकम 50 होगी और उसकी कंजप्शन 60 होगी तो उसकी सेविंग माइनस में 10 होगी। और 100 रुपये कमाए 100 रुपये खर्च दिए तो सेविंग होगी 0। और इसी तरीके से इनकम अगर 150 होगी तो कंजप्शन उसकी 140 है, तो 10 रुपये उसने बचा लिए। तो ये हम लोगों को बेसिकली क्या समझ आया
कि इनकम में से अगर हम कंजप्शन घटा देते हैं तो मेरे पास सेविंग निकल कर आ जाती है, क्योंकि ये बेसिकली वो सेम ही फार्मूला है, कंजप्शन प्लस सेविंग करते हैं तो मेरी इनकम निकल आती है। तो अगर मैं एक एलिमेंट इधर ले जाके घटा दूंगा तो दूसरा एलिमेंट ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अब सेविंग फंक्शन में भी हमें एपीएस और एमपीएस समझना पड़ता है। तो एपीएस हमें बताता है सेविंग और इनकम का रेशो, यानी कि सेविंग और इनकम के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है कि कितनी इनकम पर एक प्रति व्यक्ति कितने रुपए बचाता है। कि अगर एक व्यक्ति की इनकम 1000 रुपये है और उसकी सेविंग 10 रुपये है तो हम ये कह सकते हैं कि हर 10 रुपये कमाने पर वो 1 रुपया सेव करता है। इन द सेम वे चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम ये बताता है कि इनकम के चेंज होने पर उसकी सेविंग्स कितनी चेंज होगी। अगर मान लीजिए इनकम इसकी 1000 से 25 हो जाती है तो यानी 1500 का चेंज आ जाता है, और उसकी जो सेविंग है वो 100 रुपये से 500 रुपये हो जाती है, तो यह रेशो निकल कर आएगा 1/3 का। अगर उसकी इनकम 100 है और 100 से 600 हो जाती है तो 500 का चेंज आया, तो मैंने यहाँ 500 लिख दिया। तो यहाँ पे 1/3 का चेंज आया, यानी कि हर 3 रुपये कमाने पर 1 रुपया वो व्यक्ति सेव करता है। तो ये रिलेशन और ये फार्मूला बहुत ईजी है। अगर आपने समझ लिया तो आपको बार बार इसको रिकॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोगों को इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप समझने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग इज इक्वल टू 1 होता है। इन द सेम वे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इज इक्वल टू 1 होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर मुझे एपीसी निकालना है और आपको क्वेश्चन में बोल रखा है एस दे रखा है, आपको एपीएस दे रखा है और बोला है कि एपीसी निकालो, तो 1 माइनस एपीएस कर दोगे तो एपीसी निकल आएगी। इन द सेम वे इसको भी निकाला जा सकता है। क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंजप्शन दे रखी है 450 आपको, इनकम दे रखी है 1000 रुपये, आपसे एपीसी पूछा है तो एपीसी का फार्मूला क्या होता है, सी डिवाइड बाई वाई, और सी है हमारे पास 450 और वाई हमारे पास 1000, तो डिवाइड करेंगे 0.75, ये मेरी निकल आएगी एपीसी। अब यहाँ एमपीसी 0.5 दे रखे अगले क्वेश्चन में, उसने फाइंड सी बोला है, हमें चेंज इन सी निकालना है और इनकम बता दिया, इनकम इंक्रीज हुई है 100 रुपीज़, यानी चेंज इन इनकम कितना है 100 रुपीज़, ये गिवन है हमें, एमपीसी हमें गिवन है। अगर इस फार्मूले को हम देखें तो इस फार्मूले में ये भी गिवन है और ये भी गिवन है और ये हमें पूछ रखा है। तो आप जब इस फार्मूले के अंदर ये पुट करेंगे इक्वेशन तो आपके पास ये आंसर चेंज इन सी आसानी से निकल आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए एमपीसी और एमपीएस प्लस करते हैं 1 आता है, ये बात भी सही है, और इसी में से अगर एमपीएस में 1 में से एमपीएस घटा दो तो एमपीसी निकल जाता है, ये बात भी सही है, और इसी का इक्वेशन रिवर्स करके ये लिख रखा है, तो इसका मतलब ये सारी की सारी इक्वेशन सही है, तो सारे फार्मूले सही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।